आरव, रिवोन फॉर रिवेंज एक काल्पनिक कथा है। इस कहानी में प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह से लेखक की कल्पना का परिणाम है, किसी भी वास्तविक घटना, व्यक्ति, जाति, संस्कृति या समाज से जुड़ी हुई नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन और शिक्षा है। हम किसी भी प्रकार की धार्मिक, सांस्कृतिक या सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं रखते हैं। यदि किसी श्रोता को इस कहानी में कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे काल्पनिक और मनोरंजन के रूप में ले। इस कहानी का श्रेय पूरी तरह से लेखक को जाता है। कहानी प्रस्तुति में हमारा एक भी श्रेय नहीं है, हम बस कहानी को आवाज देते हैं। पिछले 5 एपिसोड्स में आपने सुना कैसे आरव और गौतमी अंतहीन शिखर में पकड़े गए थे, और बाद में आरव डीमन क्रिस्टल पिल एंड डीमन मानोर पिल को बंदर राजा के लिए परिष्कृत करने की वादा करने के साथ साथ बंदर राजा को 10 साल के लिए आपने नौकर और अंगरक्षक बनने के लिए मना लिया। अब आगे बंदर राजा ने अपनी दिव्य आत्मा को पूरी तरह से खोल दिया। आरव ने दोनों हाथों से एक मुहर बनाई और आत्मा की शक्ति का एक झोंका बंदर राजा की दिव्य आत्मा में पहुंच गया। चाहे वो राक्षसी जानवर हो या मानव मार्शल कलाकार, दिव्य आत्मा सबसे रहस्यमय और सबसे नाजुक चीज थी। बंदर राजा को केवल अपनी दिव्य आत्मा कांपती हुई महसूस हुई और उसका पूरा अस्तित्व ऐसा महसूस कर रहा था जैसे वो पूरी तरह थक गया हो। बंदर राजा जानता था कि उसने और आरव ने पहले ही एक आत्मा अनुबंध स्थापित कर लिया है। वो 10 साल तक आरव की स्वामी के रूप में सेवा करेगा। वर्तमान में बंदर राजा में अब वो पहले जैसा अभिमान नहीं रहा। उसने सम्मान पूर्वक कहा, बलवंत गुरु को सम्मान देता है। आरव ने सिर हिलाया और कहा, तो आपको बलवंत कहा जाता है? चूंकि आपने मुझे अपना स्वामी स्वीकार किया है, इसलिए कुछ बातें हैं जो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता था। कृपया बताएं, स्वामी। आरव ने कहा, बंदर राजा के रूप में आपको अपना अभिमान है और मैं भी आपकी बातों और कार्यों को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित नहीं करूंगा। इसलिए अधिकांश परिस्थितियों में आप स्वतंत्र हैं। यदि आप ईमानदारी से मुझे अपना स्वामी मानते हैं, तो मैं आत्मा शक्ति का उपयोग न करने का विकल्प भी चुन सकता हूं। इस तरह आप वस्तुतः पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हालांकि अगर मुझे पता चलता है कि आप विरोध में काम करते हुए अनुपालन का दिखावा करते हैं, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आत्मा अनुबंध का उपयोग करूंगा। समझे? बलवंत समझ गया। चिंता मत करो मास्टर। चूंकि इस बलवंत ने मास्टर का अनुसरण करना चुना है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे मन में अन्य विचार नहीं होंगे। सम्मानपूर्वक कहा। आत्मा अनुबंध जैसी विधियां वास्तव में काफी कोमल थी। ये मुख्य रूप से 2 पक्षों द्वारा किए गए अनुबंध की सामग्री को देखता था। चूंकि बलवंत और आरव का आत्मा अनुबंध समान स्तर पर नहीं था, इसलिए बलवंत को आरव को स्वामी के रूप में सेवा करनी चाहिए। फिर भी अनुबंध पर प्रतिबंधों और आरव के लिए काम करने के अलावा सामान्य समय से बहुत अधिक अंतर नहीं था। दूसरों को नियंत्रित करने के लिए दास मोहर को बलपूर्वक लगाना संभव था। गुलाम बनाया जा रहा पक्ष स्वामी से कोई भी विचार नहीं छिपा सकता था। वो एक सच्चा दास था, न कि कोई स्वामी सेवक का रिश्ता। कुछ और भी प्रभावशाली तकनीकें थी जो नियंत्रित व्यक्ति की चेतना को सीधे नष्ट कर सकती थी, ताकि वो पूरी तरह से अपने स्वामी के अधीन हो जाए। जब तक स्वामी मंत्र के संपर्क में आने की पहल नहीं करता, तब तक नियंत्रित व्यक्ति हमेशा चलता फिरता शव बना रहेगा। ये ठीक इसलिए था क्योंकि अन्य की तुलना में आत्मा अनुबंध जैसी विधि बहुत कोमल थी कि बलवंत ने आरव से सहमति जताई। अन्यथा वो आरव से सहमत नहीं होता और इसके बजाय उसे मार डालता। ये स्वीकार करना होगा कि आरव के शब्दों ने बलवंत की आखिरी आशंका को दूर कर दिया। आरव का अर्थ था कि वे समान थे, लेकिन जब आरव को किसी चीज की आवश्यकता होती तो उसे बिना शर्त आरव की मदद करनी पड़ती। स्वामी सेवक संबंध कहने के बजाय वे इसको पूर्णकालिक अंगरक्षक भी कह सकते थे। इसके अलावा बलवंत और आरव पहले से ही एक आत्मा अनुबंध में प्रवेश कर चुके थे। उनके बीच टेलीपैथी का एक अस्पष्ट संकेत भी था। बलवंत को यह एहसास हो गया कि आरव ने सचमुच उस नौकर पर नाक सिकोड़ी है। इस तरह नाक सिकोड़ना तिरस्कार से नीचे देखना नहीं था, बल्कि एक तरह की अवर्णनीय भावना थी। वैसे भी ये मालिक बहुत रहस्यमय था। तभी आरव ने कहा, और हाँ बलवंत भाई, मुझे मास्टर कहने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे भाई बुला सकते हो, नहीं तो यंग मास्टर भी बुला सकते हो। बलवंत आरव की उदारता देखकर भावुक हो गया। कौन सा मालिक खुद के नौकर के साथ स्वामी सेवक अनुबंध साक्षर होने के बाद
सेवक को भाई बुलाता है, लेकिन आरव अब्बाद था, इसलिए बलवंत झट से कहा, मालिक मैं आपको यंग मास्टर बुलाऊंगा। आरव ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, तुम जैसे चाहो बुला सकते हो, हम भाई भाई हैं, इसलिए मैं तुम्हें बलवंत भाई ही बुलाऊंगा। बलवंत ने स्वीकारोक्ति में सिर हिलाते हुए कहा, जैसी आपकी मर्जी यंग मास्टर। अभी से ही गौतमी का मुंह हमेशा खुला रहता था। वो पहले से ही इतनी हैरान थी कि वो कान से कान तक मुस्कुरा रही थी। आरव के कुछ वाक्यों से एक तीसरे दर्जे का राक्षसी जानवर ऐसे ही वश में हो गया। ये एक तीसरे दर्जे का विशालकाय सफेद बंदर था और कोई ऐसे तैसे बिल्ली या कुत्ता नहीं था। अंतहीन जंगल के इस 1000 मील के दायरे में एक तीसरे दर्जे का राक्षसी जानवर बिल्कुल राजा जैसा अस्तित्व था। वो वास्तव में ऐसे ही आरव का नौकर बन गया। उसे अब भी संदेह था कि आरव अभी थोड़ा शेखी बघा रहा था, लेकिन जब उसने बंदर राजा का रवैया देखा तभी गौतमी को अपनी अज्ञानता का एहसास हुआ। तुमने सच में उसे वश में कर लिया? गौतमी को अभी भी यकीन करने में थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी और वो आरव से इसकी पुष्टि करना चाहती थी। आरव मुस्कुराया और बोला, उसकी शक्ल तो देखो, क्या अभी शक करने लायक कुछ है? हाँ, पुतंत के साथ वापस जाने के बाद सबसे पहले प्रकाश झा को पीटने का समय आ गया है। हे, गौतमी को आरव ने पूरी तरह से हरा दिया। शुरू में उसमें अभी भी एक खासियत थी, लेकिन उसने अपने आखिरी वाक्य में अपना असली रंग दिखाया। ये बंदा बस एक उपद्रवी था, लेकिन वो बंदर राजा है। तुमने उसे कैसे वश में किया? गौतमी फिर से पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। हर किसी की एक कमजोरी होती है। जब तक तुम उनकी कमजोरी को समझ लेते हो, तब तक वे स्वाभाविक रूप से तुम्हारे द्वारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बंदर राजा के लिए तुम्हें क्या लगता है कि वो सबसे ज्यादा क्या चाहता है? आरव मुस्कुराया और एक सवाल के साथ जवाब दिया। सवाल सुनने के बाद गौतमी ने इसके बारे में सोचा। कुछ समय बाद उसने अनिश्चितता से उत्तर दिया, चौथे स्तर तक पहुंचना। खैर, मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ा कोई आकर्षण है। स्मार्ट बंदर तुम्हारे जैसा ही है। अगर तुम आत्मा संघन क्षेत्र तक नहीं पहुंच सकते तो ये तुम्हें मारने से भी ज्यादा कष्टदायक होगा। तुम्हें इस तरह की भावना को समझने में सक्षम होना चाहिए। आरव मुस्कुराया और छेड़ते हुए कहा, एन, तुम वाकई मेरी तुलना राक्षसी जानवर से करने की हिम्मत कर रहे हो? गौतमी ने पहले सिर हिलाया, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत गुस्से में आ गई। हाँ, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। तुम हमेशा इतने संवेदनशील क्यों रहते हो? तभी गौतमी आरव को पीटने लगा। मुझे मत मारो, मेरे पास अब तीसरे स्तर का अंगरक्षक है। तुम मुझे नहीं हरा सकते। हुम्फ, भले ही तुम्हारे पास चौथे स्तर का अंगरक्षक हो तो क्या, मैं तुम्हें वैसे भी हरा दूंगी। गौतमी को बस परवाह नहीं थी। उसे विश्वास नहीं था कि आरव वाकई बंदर राजा को बुलाकर उसे पीटने की हिम्मत करेगा। ओह मेरी मां, गलत था। यह बहुत अच्छा है। खेल खेल में लड़ाई के बाद आरव के सामने एक समस्या रह गई। वो लंबे हाथ वाले पथरीले बंदरों से भरे पहाड़ को कैसे संभाले? एक बार जब बुनंत उसके साथ चला गया तो लंबे हाथ वाले पथरीले बंदरों से भरा ये पहाड़ उनका समर्थन खो देगा। अंतहीन जंगल में बलवंत केवल तीसरे स्तर का राक्षसी जानवर नहीं था। अगर वो चला जाता तो ये लंबे हाथ वाले पथरीले बंदरों बिना सिर के होते। जल्दी या बाद में उन्हें अन्य ताकतों द्वारा कब्जा कर लिया जाता। मानव दुनिया से कई गुना ज्यादा क्रूर। अन्य प्रजातियों के लिए लंबे हाथ वाले पथरीले बंदरों को पहाड़ पर कब्जा करते हुए और खुद को राजा कहते हुए बर्दाश्त करना असंभव था। अंतिम परिणाम पूर्ण विनाश होगा। बलवंत, तुम्हारे साथी कबीले के लोगों का क्या? अगर तुम चले गए तो शायद वे अन्य शक्तिशाली जातियों द्वारा निगल लिए जाएंगे। आरव ने पूछा। ऐसा नहीं है कि आरव उन्हें वापस लाने के लिए तैयार नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां बहुत सारे लंबे हाथ वाले पथरीले बंदर थे। अगर वो उन सभी को वापस ले जाता तो वो उन्हें कैसे बसाता? ये लंबे हाथ वाले पथरीले बंदर जब बाहर लाए जाते तो वास्तव में एक नश्वर देश को नष्ट कर सकते थे। ऐसी विशाल शक्ति को रखने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। अगर किसी ने बुरे इरादे से इन्हें पा लिया तो ये लंबे हाथ वाले पथरीले बंदर अंतहीन जंगल से भी ज्यादा खतरे में पड़ सकते हैं। आरव चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वो सिर्फ एक व्यक्ति था। इसके अलावा कुछ महान संप्रदायों के विशेषज्ञ तो बलवंत से भी ज्यादा शक्तिशाली थे। जब बलवंत ने देखा कि आरव ने अपने कुल के लोगों का जिक्र करने की पहल की तो वो और भावुक हो गया। उसे अविश्वसनीय लगा। अगर कोई दूसरा व्यक्ति होता जिसने इतना शक्तिशाली सहायक प्राप्त कर लिया होता
तो बुनतंत के कुल के लोगों के जीवन और मृत्यु की कौन परवाह करता। चिंता मत करो यंग मास्टर, मेरे पास एक बहुत शक्तिशाली स्थानिक आत्मा कलाकृति है। ये मेरे और मेरे कुल के लोगों को रखने के लिए पर्याप्त है। जैसा कि उसने कहा, बलवंत ने अपनी हथेली को पलट दिया। एक छोटा महल उसकी हथेली के चारों ओर तैरने लगा। आरव की आंखें चमक उठीं और उसने मुस्कुराते हुए कहा, सोचना कि यह वास्तव में 128 प्रतिबंध स्थानिक आत्मा कलाकृति है। यह खिलौना शायद अनंत दुनिया में अत्यंत दुर्लभ है। लगता है तुम, बलवंत, वाकई भाग्यशाली हो। कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे कबीले के लोगों में से सिर्फ तुम ही विरासत में मिली यादों को जगा पाए और एक तीसरे स्तर यानी कि टियर 3 जानवर बनने में सफलता हासिल कर पाए। बलवंत मुस्कुराया, अगर यंग मास्टर मुझे चौथे लेवल तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं तो आप इस बलवंत के लिए सबसे बड़ी भाग्यशाली मुठभेड़ होगे। आरव ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। 128 प्रतिबंधों वाली आत्मा कलाकृति यानी कि स्पिरिट आर्टिफैक्ट व्यावहारिक रूप से आत्मा कलाकृति की अधिकतम सीमा थी। यदि और अधिक प्रतिबंध जोड़े जाते तो आत्मा कलाकृति को प्रतिबंधों के दमन का सामना करना बहुत कठिन लगता। अंतिम परिणाम आत्मा कलाकृति का विनाश होता। इसके अलावा स्थानिक आत्मा कलाकृतियां यानी कि स्थानिक स्पिरिट आर्टिफैक्ट, जो एक छोटे से वस्तु हो सकता है लेकिन अनगिनत जीवित और निर्जीव वस्तुओं को आपने अंदर रख सकता है। दूसरे तरीके से कहें तो वह अंदर एक ऐसा परिवेश प्रोवाइड करता है जो जीवित हो या निर्जीव सभी को आपने अंदर सभी को समा सकता है। इस तरह का स्थानिक कलाकृति अत्यंत दुर्लभ थी। 128 प्रतिबंधों वाली स्थानिक आत्मा कलाकृति तब और भी अधिक मूल्यवान थी। यदि ये आत्मा कलाकृति बाहरी दुनिया को ज्ञात होती तो निश्चित रूप से रक्तपात की लहर शुरू हो जाती। आरव को उम्मीद नहीं थी कि बलवंत के पास वास्तव में ऐसी आत्मा कलाकृति है। तुम्हारी आत्मा कलाकृति कहां से आई, बलवंत भाई? आरव ने उत्सुकता से पूछा। उस समय जब मैं दूसरे स्तर पर था, हालांकि मैंने विरासत में मिली यादों को जगाया था, मैं सफलता के लिए मोड़ खोजने में असमर्थ रहा। इसलिए मैंने अपना दिल कठोर कर लिया और सफलता के अवसर की तलाश में अकेले अंतहीन जंगल की गहराई में प्रवेश किया। कौन जानता था कि मैं बेतरतीब ढंग से एक मानव गुफा में घुस जाऊंगा। ये आत्मा कलाकृति उस गुफा के अंदर से प्राप्त की गई थी। बलवंत ने इसे छिपाया नहीं था और आरव को समझाया। आरव आश्चर्यचकित था। एक मानव गुफा? क्या अंतहीन जंगल राक्षसी जानवरों के शासन के अधीन नहीं है? यहां मानव गुफा क्यों है? बलवंत ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने उस गुफा के सबसे बाहरी क्षेत्र से ये आत्मा कलाकृति प्राप्त की। अंदर की बाधाएं अत्यधिक शक्तिशाली है। मैं बस बहुत गहराई में जाने की हिम्मत नहीं कर सका। उस समय मैंने गुफा के अंदर कई दानव आत्मा गोलियां और ये स्थानिक आत्मा कलाकृति प्राप्त की और फिर चुपचाप पीछे हट गया। मैं दानव आत्मा की गोलियां निगलने के बाद ही तीसरे स्तर तक पहुंच पाया। ओ, क्या वास्तव में उस मानव मार्शल कलाकार की गुफा के अंदर दानव आत्मा गोलियां जैसी चीजें थी? ऐसा लगता है कि बलवंत, आपके पास वास्तव में बहुत बड़ा भाग्य है। आपकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से कम नहीं होंगी। आरव ने सराहनीय ढंग से कहा। बलवंत ने जो स्थिति बताई उससे पता चलता है कि उसकी किस्मत वाकई कमाल की थी। बलवंत उस समय दूसरे लेवल पर ही था। अंतहीन जंगल में गहराई में प्रवेश करना मौत को आमंत्रित करने से अलग नहीं था। लेकिन केवल वो नहीं मरा, बल्कि उसने आश्चर्यजनक रूप से सफलता प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त किया और सफलतापूर्वक तीसरे लेवल पर पहुंच गया। और अब बलवंत का सामना आरव से हुआ। इसे अब सौभाग्य नहीं कहा जा सकता। जब तक बलवंत की मृत्यु नहीं होती, आरव के साथ रहने पर उसकी भविष्य की उपलब्धियां अथाह होंगी। जैसा कि बलवंत ने खुद कहा था, आरव से मिलना उसका सबसे बड़ा सौभाग्य था। धन्यवाद युवा गुरु, बलवंत ने सम्मानपूर्वक कहा। आरव ने सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है कि यह मानव गुफा किसी अत्यंत शक्तिशाली अस्तित्व का अस्थायी निवास होना चाहिए। ये अंतहीन जंगल वास्तव में एक दिलचस्प जगह है। बलवंत के शब्दों ने आरव को उस गुफा के बारे में गहरी जिज्ञासा से भर दिया। जब वो और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा तो उसे निश्चित रूप से उस गुफा में जाना चाहिए। ठीक है, खोने का कोई समय नहीं है। बलवंत, जल्दी से अपना सामान पैक करो और अपने लोगों को स्थानिक आत्मा कलाकृति के अंदर रखो। फिर मेरे पीछे आओ। तुम और तुम्हारे कुलों को सामान्य रूप से साधना करने के लिए स्थानिक आत्मा कलाकृति के अंदर रहना है। जब मुझे तुम्हारी आवश्यकता होगी
तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें बुला लूंगा। और हाँ, जब मैं सक्षम हो जाऊंगा, मैं आपके साथ साथ आपके लोगों को भी आगे बढ़ने में मदद करूंगा। बस आपको ध्यान रखना है कि वह सब मेरा अवज्ञा ना करें, आरव ने निर्देश दिया। हाँ, यंग मास्टर, बलवंत ने स्वीकार किया और महान प्रवास कर्तव्य को अंजाम देना शुरू कर दिया। ये अनंत शिखर एक समृद्ध खजाना भूमि भी थी। क्रिम्सन सोल ग्रास के अलावा वहां काफी अन्य कीमती औषधीय जड़ी बूटियां थी। जहां तक उन चीजों का सवाल है, आरव स्वाभाविक रूप से उन्हें बर्बाद नहीं करेगा। उन्होंने बंदोरों से उन सभी को पैक करने और स्थानिक आत्मा कलाकृति के अंदर पहुंचाने को कहा। बेशक वर्तमान आरव के लिए सबसे कीमती अभी भी क्रिम्सन सोल ग्रास था। आरव ने बलवंत से इसके 3 से 4 डंठल लिए और उसे बाकी को स्थानिक आत्मा कलाकृति के अंदर रखने को कहा। एक बार जब सब कुछ तय हो गया तो बलवंत और उसके कबीले के सभी लोग स्थानिक आत्मा कलाकृति में प्रवेश कर गए। फिर स्थानिक आत्मा कलाकृति सोयाबीन के आकार का एक छोटा सा मोती बन गई और आरव के शरीर पर ले जाई गई। आरव और गौतमी शिखर से नीचे उतरते रहे। अनंत शिखर, जो मूल रूप से शोर और उत्साह से भरा हुआ था, अब असामान्य रूप से शांत था। लेकिन इस तरह की स्थिति लंबे समय तक नहीं रहेगी। अंतहीन जंगल में सबसे कम कमी राक्षसी जानवरों की थी। यह स्थान जल्द ही अन्य राक्षसी जानवरों द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। स्वाभाविक रूप से इस पर लड़ाई और हत्या का दौर होगा, लेकिन इसका आरव से कोई लेना देना नहीं था। यह कहा जा सकता है कि वो अंतहीन शिखर की इस यात्रा से पूरी तरह से भरा हुआ लौटा था। उसने न केवल क्रिम्सन सोल ग्रास प्राप्त किया, बल्कि उसने तीसरे स्तर के राक्षसी जानवर को भी वश में कर लिया। गौतमी को लगा कि वो अभी भी सपना देख रही है। इस पूरे दिन और रात का अनुभव बहुत ही विचित्र था। क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूं? आरव, क्या हमने वाकई तीसरे स्तर के राक्षसी जानवर को वश में किया? तुम खुद को चुटकी काट सकते हो। अगर दर्द होता है तो इसका मतलब है कि तुम सपना नहीं देख रहे हो। ओह, मैंने तुम्हें खुद को चुटकी काटने के लिए कहा था। तुमने मुझे क्यों चुटकी काटी? तुम वाकई पागल हो। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में कोई सपना नहीं है, लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि यह सच नहीं है। आरव, अगर तुम वानर राजा और उसके कबीले को बाहर निकाल दोगे तो क्या वे सीधे श्यामनगर राज्य को नष्ट नहीं कर पाएंगे? आरव ने असहाय होकर कहा। मूर्ख मत बनो। बलवंत भाई को उजागर नहीं किया जा सकता। उसका उपयोग केवल महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान किया जा सकता है। जरा सोचो, अगर तीसरे दर्जे का राक्षसी जानवर इंसानों के इलाके में आ जाए तो क्या नतीजा होगा? इसके अलावा बलवंत भाई और बाकी लोग स्थानिक आत्मा कलाकृति के अंदर छिपे हुए हैं। अगर स्थानिक आत्मा कलाकृति उजागर हो गई तो मेरी तो बात ही छोड़िए, श्यामनगर राज्य भी विनाश का सामना करेगा। इसलिए हमें वापस लौटने के बाद अपना मुंह कसकर बंद रखना चाहिए, समझे? गौतमी का व्यक्तित्व सहज था। उसे लगा कि तीसरे दर्जे के राक्षसी जानवर का आपने अधीनस्थ होना बहुत शानदार है। उसने ईमानदारी से नहीं सोचा था कि इसका परिणाम इतना गंभीर होगा। नहीं, मैं अभी भी बलवंत को दिखाने के लिए बाहर लाने के बारे में सोच रही थी। वे वास्तव में अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकते। गौतमी उदास हो गई। आरव ने यह देखकर गंभीर चेहरा बनाया और कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन, आपको इस मामले को ऐसे लेना चाहिए जैसे कि जब हम वापस लौटेंगे तो ये हुआ ही नहीं। अन्यथा परिणाम कुछ ऐसा नहीं होगा जिसे आप और मैं सहन कर सके। ठीक है, ठीक है, मैं पहले ही समझ गई। मैं चाची को भी नहीं बताऊंगी। गौतमी का व्यक्तित्व थोड़ा ज्यादा शरारती था, लेकिन वो मूर्ख नहीं थी, इसलिए वह इसी बात को जरूर सीक्रेट रखेगी। और हां, मुझे ये वरिष्ठ बहन बुलाना बंद करो। तुम मुझे केवल गौतमी बुला सकते हो। जब आरव उसे वरिष्ठ बहन बुलाता था, गौतमी को बहुत असहज महसूस होती थी। ऐसे भी अब जब आरव उसे शरारत से नहीं छेड़ता तो गौतमी मन ही मन बहुत बेचैन हो जाती। उसे लगता जैसी आरव खुद से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। लेकिन यह भावना क्या थी, गौतमी को भी नहीं पता था। यह सुनने के बाद आरव मुस्कुराया। पहले ही एक जीवन जीने के बाद आरव को कैसे पता न चलता कि गौतमी के मन में क्या चल रहा है, लेकिन उसने अपनी बदले की कांटेदार सड़क में दूसरों को घसीटना नहीं चाहता था। दोनों चलते चलते बातें करते रहे और जल्दी से पहाड़ से नीचे उतर गए। क्रिम्सन सोल ग्रास पहले ही प्राप्त हो चुका था, इसलिए अगला कदम पाइन यांग फल था। जिस जगह पर पाइन यांग फल उगता था उसे ग्रे पाइन फॉरेस्ट कहा जाता था। यह वास्तव में बहुत खतरनाक जगह नहीं थी, बस एक दूसरे स्तर यानी कि टियर 2 राक्षसी जानवरों का इलाका था। अब जब उनके पास बलवंत था
तो पाइन यांग फल तोड़ना आसान था। चलते चलते वे दोनों एक घने जंगल में पहुंच गए। बिना किसी चेतावनी के एक पल में हत्या का इरादा दिखाई दिया। एक तीर पेड़ों की परतों को पार करते हुए आरव के दिल की ओर बहुत तेज गति से चला। इस तीर की दूरी न तो बहुत दूर थी और न ही बहुत पास। इससे आरव को पहले से इसका पता नहीं चल पाया और साथ ही उसे प्रतिक्रिया करने के लिए जरा सा भी समय नहीं मिला। हालांकि आरव इस पर प्रतिक्रिया करने में कामयाब रहा। ऊर्जा गतिविधियों के प्रति उसकी संवेदनशीलता नियमित सार क्यूई क्षेत्र से अतुलनीय थी। जैसे ही वो तीर से बचते हुए बगल की ओर कूदा, स्पेस शटरिंग चपलता तकनीक तुरंत निष्पादित हो गई। जैसे ही आरव बलवंत को बुलाने की योजना बना रहा था, चेतावनी की घंटियां फिर से दिखाई दी। घास से एक आकृति सीधे उस दिशा में निकली जिस दिशा में वह गोता लगा रहा था। यानी आरव द्वारा इस बचाव ने उसे हत्या की अगली लहर के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया। एक कृपाण किरण चमकती हुई गुजरी और एक शक्तिशाली आभा सीधे आगे से आई। ये 5वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र से एक पूर्ण शक्ति वाला हमला था। ठीक उसी क्षण आरव ने भी एक मुक्का को छोड़ दिया, सिवाय इसके कि उसकी ये हथेली हत्यारे की ओर नहीं बल्कि जमीन की ओर लक्षित थी। स्टेकिंग वेव, लेयर्ड पाम, 8 लेयर वेव, गड़गड़ाहट, हर जगह गंदगी उड़ी और फिर आरव की आकृति को बलपूर्वक अपनी दिशा बदलते हुए देखा जा सकता था और वो उस कृपाण से बाल बाल बच गया। लेकिन ये कृपाण अभी भी आरव की बाह को हल्के से छूने में कामयाब रही। हालांकि ये अभी खत्म नहीं हुआ था। एक बार फिर आरव पर तीसरा हमला हुआ। ये एक श्रृंखलाबद्ध हमला थी जो सीमाओं तक सटीक थी। दूसरे पक्ष ने आरव की सभी प्रतिक्रियाओं की गणना की। आरव अभी जानलेवा खतरे में था। इस बार हमला आपस में जुड़ी हुई थी, जिससे एक श्रृंखलाबद्ध हमला हुआ। इसने वस्तुतः आरव की हर प्रतिक्रिया को ध्यान में रखा। अभी अभी आरव ने दूसरे हमले से बचने के लिए 8 लेयर वेव से प्रतिक्षेप उधार लिया, लेकिन अब आरव हवा में था। तीसरा हमला बिना किसी सांस के आरव को बिना किसी अवसर के सहजता से जुड़ गया। समय पर पकड़ सटीक थी और समन्वय अद्भुत था। यह लगभग दोषरहित था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन 3 लोगों की ताकत बेहद मजबूत थी। वे सभी 5वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र और उससे ऊपर के थे। 5वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र और उससे ऊपर के 3 मार्शल कलाकारों के लिए इस तरह के एक सरल हत्या के जाल को बिछाना, यह बस एक अपरिहार्य निश्चित मृत्यु परिदृश्य था। आरव। गौतमी ने भी एक फ्लैश में प्रतिक्रिया व्यक्त की और आरव की मदद करने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी। लेकिन ठीक उसी समय एक और आकृति चमक उठी और गौतमी को अवरुद्ध कर दी। तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी मैं हूं। एक नीले रंग की आकृति ने गौतमी पर अकल्पनीय गति से हमला किया। ये तुम हो, रोहित, गौतमी ने चौंक कर गुस्से से कहा। दोनों लोगों ने तुरंत एक दूसरे पर वार किया। वे वास्तव में बराबरी पर थे। हे, अगर नहीं तो तुम्हें क्या लगता है कि ये कौन है? राजकुमारी गौतमी, इस युवा मास्टर ने तुम्हारा बहुत पीछा किया है, लेकिन तुमने कोई भी चेहरा देने से इनकार कर दिया। आज मैं तुम्हें इस युवा मास्टर की शक्ति का स्वाद चखाने जा रहा हूं। रोहित ने बुरी तरह से मुस्कुराया। झा परिवार के युवा कुलपति के रूप में रोहित स्वाभाविक रूप से गौतमी की असली पहचान से अवगत थे। झा परिवार का शाही परिवार के साथ रिश्ता हमेशा बहुत नाजुक रहा था। रोहित ने अकादमी में भी बहुत लंबे समय तक गौतमी का पीछा किया था, लेकिन गौतमी ने हमेशा उसको नजरअंदाज करती थी। रोहित गौतमी का पीछा कर रहा था। एक तरफ यह झा परिवार के हितों के लिए था, दूसरी ओर यह स्पष्ट रूप से गौतमी की सुंदरता के कारण था। गौतमी न केवल शानदार थी, बल्कि वो एक प्रसिद्ध बर्फ सुंदरी भी थी। रोहित कैसे प्रभावित नहीं हो सकती थी? रोहित को शब्दों से चिढ़ाते हुए देखकर गौतमी अनायास ही बहुत क्रोधित हो गई। कितना दुस्साहस! रोहित, मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगी और इस घटना के बारे में शाही पिता को बताऊंगी और उन्हें तुम्हारे झा परिवार को दंड देने के लिए मजबूर करूंगी। रोहित ने ठंडे स्वर में कहा और कहा, तो आपको पहले वापस जाने में सक्षम होना चाहिए। हे, चमकदार खूबसूरत वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन और सुपर जीनियस दोनों अंतहीन जंगल में गिर गए। वास्तव में दुखद। तुम जैसे लोगों के साथ कभी अच्छा नहीं होगा। गौतमी ने इसी तरह ठंडे स्वर में कहा। यहां प्रकाश झा ने गौतमी को रोक दिया। दूसरी तरफ आरव पहले से ही जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुके थे। आरव स्वाभाविक रूप से इस समय बलवंत को बुला सकता था,
लेकिन जब वो उसे बुलाता तो वो पहले ही मर चुका होता। तीनों चांद भाई स्पष्ट रूप से इस बात से अनजान थे कि आरव ने बलवंत को वश में कर लिया है। लेकिन इस बार उनकी चेन हत्या ने संयोग से आरव द्वारा बलवंत को बुलाने की संभावना को बंद कर दिया। सिमन चांद जन्म से ही सतर्क था। आरव के बारे में उसकी जांच भी काफी गहन थी। भले ही आरव पहले कितना भी बेकार क्यों न रहा हो, लेकिन अब वो एक ऐसा प्रतिद्वंद्वी था जो पूरी तरह से लापरवाही बरतता था। नहीं, अगर वे आरव को सिर्फ इसलिए नीचा देखते क्योंकि वो सार क्यूई क्षेत्र में था, तो उन्हें निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता। वास्तव में आरव के प्रदर्शन ने सिमन चांद के विचारों की पुष्टि की। अगर वो कोई और सार क्यूई क्षेत्र मार्शल कलाकार होता तो चांद भाइयों का वो घातक तीर पहले ही उसके दिल में घुस चुका होता। लेकिन आरव न केवल चांद भाइयों के तीर से बच निकला, ऐसी स्थिति में जब उसके शरीर की जड़ता को बदलना असंभव था, उसने हवा में ही बलपूर्वक दिशा बदल ली। इसे अब और कठिन नहीं कहा जा सकता। 3-5वें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र की बेदाग हत्या वास्तव में एक 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र द्वारा चतुराई से चकमा दी गई थी। लेकिन यह ठीक था क्योंकि सिमन चांद खुद और एक अंतिम हमले के प्रभारी व्यक्ति थे। सिमन चांद एक 6ठे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र विशेषज्ञ था। जब से आरव ने क्षेत्र में प्रवेश किया, वे प्रतीक्षा में लेटा हुआ था। सिमन चांद पहले से ही अपनी ऊर्जा जमा कर रहा था और इसे छोड़ने की प्रतीक्षा कर रहा था। यह सब इस अंतिम घातक प्रहार के लिए था। यह प्रहार एक 6ठे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र मार्शल कलाकार का सबसे शक्तिशाली प्रहार था। पहले आरव से उस 8 लेयर वेव के जुड़ने के कारण उसकी वर्तमान हवाई गति पहले से भी अधिक तेज थी और सिमन चांद की गति दूसरे भैंसे से अधिक थी। इसका मतलब यह था कि आरव और सिमन चांद की गति जो दूसरे से अधिक थी, एक साथ मेल खा रही थी। सिमन चांद ने भी तलवार का इस्तेमाल किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले ही आरव को घायल करके उसकी अंतिम सांस लेने का नतीजा देख लिया था। सावधान आरव! गौतमी रोहित से उलझी हुई थी और खुद को मुक्त नहीं कर पा रही थी, लेकिन उसने आरव के मारे जाने का दृश्य देख रही थी। बेहतर होगा कि पहले अपना ख्याल रखो, राजकुमारी गौतमी। गौतमी की प्रतिक्रिया देखकर प्रकाश झा को भी खुशी की लहर महसूस हुई। वो घृणित आरव आखिरकार मरने वाला था। बूम! गौतमी उड़ गई और उसने मौके पर ही खून थूक दिया। लेकिन उसी समय स्क्रिप्ट सिमन चांद की योजना के अनुसार नहीं चली। सिमन चांद की तलवार की नोक आरव को छुरा घोंपने ही वाली थी कि उसकी आंखों के सामने का दृश्य अचानक धुंधला हो गया। वास्तव में एक ही समय में उसके सामने 9 आरव प्रकट हुए। प्रतिच्छविया! आरव अभी हवा में था। वो प्रतिच्छविया कैसे बना सकता था? और ये 9 आरव अतुलनीय रूप से यथार्थवादी थे। आखिर कौन सा असली शरीर था? सिमन चांद की दिव्य भावना ने इन 9 आकृतियों को तुरंत देखा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसने पाया कि ये 9 छायाचित्र वास्तव में सभी असली शरीर थे। ये कैसी स्थिति थी? हालांकि सिमन चांद इस समय एक तीर की तरह था जो एक डोरी में लगा हुआ था और वापस लौटने के बिंदु पर नहीं था। वो किसी भी तरह की हिचकिचाहट को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हम्फ! तुच्छ चाले! ये सिर्फ छलावरण है। सिमन चांद ने बिना किसी हिचकिचाहट के सबसे बीच वाले आरव को चुना। यही उसका शुरुआती लक्ष्य भी था। इस तरह की स्थिति में प्रतिरूप बनाना, यह 10 में से एक छलावरण था। इसका उद्देश्य सिमन चांद की इंद्रियों को भ्रमित करना था और असली शरीर शुरू से ही कभी नहीं बदला था। स्वोश! सिमन चांद का शरीर उसी तरह प्रतिरूप से गुजर गया। शरीर में घुसने जैसा कोई सहज एहसास नहीं था। वो हवा में से गुजरा। सिमन चांद का दिल अनजाने में डूब गया। 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र से निपटने के लिए तीनों भाइयों ने अपनी सारी कुशलता का इस्तेमाल किया और सावधानीपूर्वक इस निश्चित मौत की स्थिति को अंजाम दिया। नतीजा ये हुआ कि आरव को बस कुछ हल्की चोटें लगी। परिदृश्य तैयार करते समय सिमन चांद को पूरा भरोसा था कि 9वें स्तर के सार क्यूई क्षेत्र की बात तो दूर, 7वें स्तर के आत्मा संघनन क्षेत्र को भी बिना तैयारी के पकड़े जाने पर बड़ी क्षति होगी। आरव की ओर सिमन चांद ने पहले ही बहुत जोर दिया था, जब तक कि वो उसके बारे में और अधिक नहीं सोच सकता था। लेकिन परिणाम फिर भी उसकी उम्मीदों से बढ़कर था। अब तक सिमन चांद ये पता नहीं लगा सका कि हवा में उड़ते हुए आरव ने 8 प्रतिरूप कैसे बनाए। साथ ही उसका असली शरीर कौन सा था? कुछ देर तक बलपूर्वक 8 प्रतिच्छवियों को बरकरार रखने के बाद धमाका सुनाई दी। सिमन चांद के पीछे आरव जमीन पर भारी होकर गिर पड़ा।
सिमन चांद भी धीरे से उतरा। आरव की जर्जर उपस्थिति के बिना बहुत आराम से दिखाई दे रहा था। आरव खड़ा हुआ और अपने शरीर पर घास के टुकड़ों को झाड़ते हुए शांत भाव से बोला, मुझे वास्तव में आप तीनों का धन्यवाद करना है। आप लोगों के बिना मुझे डर है कि मेरा 9 तलवारों का रुख इतनी जल्दी पूरा नहीं होगा। आसन्न खतरे की सीमा पर आरव शांत रहा और तुरंत हार्ट लाइक स्टिल वाटर अवस्था में प्रवेश कर गया। अभी उस तरह की स्थिति में जितना अधिक वो घबराया, उतना ही निश्चित था कि वह मर जाएगा। आरव समझ गया कि इस प्रहार से बचने के लिए वो केवल 9 तलवारों के रुख की गति तकनीक का उपयोग कर सकता है, लेकिन उसका 9 तलवारों का रुख अधूरा था। गति तकनीक को निष्पादित करने के लिए एक पैर जमाने की आवश्यकता थी, लेकिन वो वर्तमान में हवा में लटका हुआ था। संकट के क्षण में हार्ट लाइक स्टिल वाटर अवस्था पर भरोसा करते हुए आरव ने अपनी क्षमता को सबसे बड़ी सीमा तक उत्तेजित किया और अंततः 9 तलवारों का रुख पूरा किया। इस बीच चांद ब्रदर्स एक साथ इकट्ठे हुए। तीनों की शक्लें बहुत अच्छी नहीं लग रही थी। आरव के शब्दों का अर्थ सुनकर उनकी मेहनत से तैयार की गई हत्या की परिदृश्य ने वास्तव में आरव को सफलता पाने में मदद की। अभी अभी की गई वो हरकत तकनीक बहुत ही गहन थी। यहां तक कि छठे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र के सिमन चांद भी वास्तव में ये अंतर करने में असमर्थ था कि असली शरीर कौन सा है। आरव, तुम इतने भोले नहीं हो कि ये सोचो कि तुम हमारे घात से बचकर सुरक्षित रूप से पीछे हट सकते हो, है ना? हालांकि अभी की वो हरकत अतुलनीय रूप से गहन थी, फिर भी तुम्हारा साधना क्षेत्र बहुत कम है, सिमन चांद ने धीमी आवाज में कहा। सिमन चांद ने एक जटिल समस्या को हल करने के लिए एक उपयुक्त दृढ़ उपाय के रूप में इस मौत के जाल को डिजाइन किया। ये सब अनावश्यक जटिलताओं को रोकने के लिए किया गया। भले ही उन्होंने घात न भी लगाया हो, अपने साधना क्षेत्र के साथ आरव को मारना उसकी जेब से कुछ निकालने जितना आसान था। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि उसके साथ दूसरे और तीसरे चांद भाई भी थे। हुरहुर, तुम लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मुझे पीछे क्यों हटना पड़ रहा है? अगर मुझे अभी आखिरी समय पर सफलता नहीं मिलती तो तुम सब मुझे मार चुके होते। मैं तुम्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूं? हालांकि आरव ने मुस्कुराते हुए ये शब्द कहे, लेकिन उसके परिचित लोग जानते थे कि आरव वाकई बहुत क्रोधित था। बस आरव की धमकी हास्यास्पद लग रही थी। 9वें स्तर का सार क्यूई क्षेत्र का एक नौसिखिया वास्तव में 5वें स्तर के 3 आत्मा संघनन क्षेत्र और उससे ऊपर के विशेषज्ञों को धमका रहा था। चाहे वे इसे कैसे भी देखें, ये सिर्फ जिद लग रही थी। जब आरव ने बात खत्म की तो 3 चांद भाइयों ने अनजाने में एक दूसरे की तरफ देखा। वे सोच रहे थे कि क्या आरव के दिमाग में कोई समस्या है। आरव के बारे में उनकी समझ के अनुसार, जबकि आरव बहुत बेलगाम हो सकता है, उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिस पर उसे भरोसा न हो। हालांकि मौजूदा हालात उसे दबंग होने की इजाजत नहीं दे रहे थे। आरव भोलेपन से ये नहीं सोच सकता था कि वो उन तीनों के बराबर है ना? आरव, मुझे लगता है कि तुमने स्थिति स्पष्ट नहीं की है, सिमन चांद ने हैरानी से पूछा। बेशक मैं स्थिति को समझता हूं। तुम तीनों झा परिवार के गुलाम हो। उस बूढ़े कुत्ते प्रकाश झा का आदेश मिला था कि आओ और मुझे मार डालो, है ना? आरव ने ठंडे स्वर में उपहास किया। सिमन चांद ने आरव की वाक्पटुता की शक्ति के बारे में स्पष्ट रूप से सुना था, इसलिए उसने उससे झगड़ा करने की योजना नहीं बनाई। उसने सिर हिलाया और कहा, तुम गलत हो। एल्डर प्रकाश ने हमें आने का आदेश नहीं दिया। हम परिवार के मुखिया के आदेश के अधीन हैं कि आओ और तुम्हें मार डालो। आरव को आश्चर्य हुआ। परिवार का मुखिया? प्रकाश झा का बूढ़ा पिता? अच्छा, वही बात। ऐसा लगता है कि मुझे वापस आने पर झा परिवार को एक अच्छी सजा देनी होगी, अन्यथा वे वास्तव में सोचेंगे कि ये छोटा शर्मा भड़काने के लिए अच्छा है। सिमन चांद को कुछ उलझन महसूस हुई। हालांकि इस कार्य से पहले उसने आरव पर गहन जांच की थी, लेकिन आखिरकार ये आरव से मिलने का उसका पहला मौका था। अब उसे पता चला कि आरव का व्यक्तित्व उसकी समझ से बिल्कुल अलग था। उसकी धारणा में आरव शांत और स्थिर था। ऐसा लग रहा था कि वो लापरवाह था, लेकिन हर कदम पर खुद को दृढ़ बनाए हुए था। लेकिन अब आरव स्पष्ट रूप से एक धनी परिवार से एक समझ से परे निकम्मा व्यक्ति लग रहा था। वो पूरी तरह से स्थिति को स्पष्ट नहीं कर सका। अगर आरव का प्रदर्शन अभी बहुत शानदार नहीं होता तो सिमन चांद को लगता कि आरव एक मूर्ख है। जैसे ही सिमन चांद चकित हुआ, आरव ने अपनी नाक की ओर इशारा किया और शरारत के साथ डांटा, अरे, क्या तुम तीनों में अभी भी शर्म की भावना है?
एक छठे स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र, दो पांचवें स्तर की आत्मा संघनन क्षेत्र। मुझे मारने आए और फिर भी खुलेआम ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय तुम लोगों ने इस तरह की छुपकर हमला करने की रणनीति का इस्तेमाल किया। वास्तव में जैसा स्वामी होगा उसके पास वैसे ही नौकर भी होंगे। हरमन झा वो बूढ़ा कुत्ता भी बहुत दुष्ट है और दूसरों पर छिपकर हमला करने में उसे मजा आता है। तुम सब वाकई एक ही कपड़े के बने हो। आरव ने सिमन चांद को तब तक डांटा जब तक वो अवाक नहीं रह गया। वो अनजाने में अपने ही निर्णय पर संदेह करने लगा। क्या ये हो सकता है कि आरव ये आदमी वाकई एक गुस्सैल आदमी था? बेशक आरव की प्रतिभा सभी संदेहों से परे थी। वो निश्चित रूप से एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था। यहां तक कि युवा कुलपति प्रकाश झा को भी हार माननी पड़ी। इसके अलावा क्या आरव वाकई एक जल्दबाज आदमी था? क्या ग्रेट मार्शल अकादमी में उसकी हरकतें सिर्फ एक संयोग मात्र थी? आरव ने चांग ब्रदर्स को डांटना समाप्त किया और अपना सिर रोहित की ओर घुमाया। वो कोसने लगा, रोहित, तुम कछुए के पोते हो। तुम सिर्फ महिलाओं को धमकाना जानते हो। अगर तुम्हें क्षमता है तो आओ और इस छोटे शर्मा जी से एक एक करके लड़ो। रीढ़ विहीन आदमी मुझे मारना चाहता है लेकिन अकादमी में एक कदम भी नहीं उठा सकता। ऐसा करने के लिए तुम अंतहीन जंगल तक भी भाग सकते हो। भविष्य में जब झा परिवार तुम्हारे हाथों में आएगा तो ये अंततः व्यर्थ हो जाएगा। अरे नहीं, झा परिवार लंबे समय तक अस्तित्व में नहीं रह पाएगा। जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं झा परिवार को तब तक पीटूंगा जब तक वे अपना सिर नहीं उठा सकते। रोहित गौतमी के साथ गर्मागर्म लड़ाई में था। तभी अचानक उसने आरव की गाली सुनी और उसे सुनकर क्रोध से जल उठा। गौतमी को पीछे धकेलते हुए रोहित कुछ छलांग लगाकर आरव के सामने आ गया। गौतमी भी पीछे पीछे आया और आरव के पास आ गया। दोनों पक्षों में गतिरोध पैदा हो गया। आरव ने लापरवाही से एक दवा की गोली निकाली और गौतमी की ओर फेंकी। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु बहन राजकुमारी गौतमी बंसल, यह तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था। इसे खा लो। इस तरह की छोटी मोटी चोटों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। गौतमी ने दवा की गोली पकड़ी लेकिन अपना सिर नीचे कर लिया। वो जानती थी कि उसकी पहचान आरव को पहले ही पता चल चुकी है, जिससे ये थोड़ा अजीब हो गया। वह फिर से खुद को बहन बुलाने के लिए आरव को डांट नहीं पाई और आरव इसकी असली पहचान जानकर खुद को कैसे देखेगा सोचकर घबरा गई। घमंडी मत बनो आरव, भले ही तुम चांग ब्रदर्स के घात से बच गए हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम आज भी अनंत जंगल से बाहर निकल सकते हो? आरव के शांत चेहरे को देखकर रोहित नाराज हो गया। क्या मौजूदा आरव को घबराना नहीं चाहिए? आरव ने रोहित को घूरते हुए मुस्कुराते हुए कहा, मैं अनंत जंगल छोड़ने की योजना नहीं बना रहा हूं। अच्छा हुआ कि तुम्हें पता है। अंतहीन जंगल बहुत मजेदार है। मैं अभी भी कुछ और दिन खेलने की योजना बना रहा हूं। जहां तक तुम लोग बाहर जा सकते हो या नहीं, इसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। आरव ने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? आरव, क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम दोनों इस समय किस तरह की स्थिति में हो? अभी अभी मैंने सुना है कि तुम एक एक करके लड़ना चाहते हो। हाँ, रोहित ने आरव को ऐसे घूरा जैसे वो किसी मूर्ख को देख रहा हो। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सही है। क्या प्रतिष्ठित झा परिवार के युवा कुलपति केवल महिलाओं को धमकाना जानते हैं? अगर तुम्हें क्षमता है तो चलो एक एक करके लड़ते हैं। हाँ हाँ, यह सुनकर रोहित जोर से हंसा और बोला, नहीं, हम एक समूह के रूप में अकेले ही तुमसे लड़ेंगे। आरव का चेहरा यह सुनकर उतर गया और वो अभिनय करते हुए डर कर बोला, प्रकाश झा, तुम आदमी हो या नहीं? अगर तुम्हें क्षमता है तो चलो आमने सामने लड़ो। आरव की शक्ल देखकर प्रकाश झा को बहुत गुस्सा आया। उसने ठहाका लगाया और कहा, आरव, मुझे लगता है कि तुम्हारा दिमाग वाकई खराब हो गया है। हम चारों मिलकर तुम्हें कुत्ते की तरह मार सकते हैं। मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध से क्यों खुश करूं? क्या तुम्हें लगता है कि यह अकादमी है? आरव ने प्रकाश झा को देखा जो खुद पर गर्व महसूस कर रहा था और अचानक बहुत खुशी से मुस्कुराया। तुम तब भी हंस सकते हो जब मौत दस्तक दे रही है। आरव, मैं तुम्हें यह सौंपता हूं। सिमन चांद, दूसरे चांद, तीसरे चांद, आरव को मार डालो। गौतमी को जिंदा छोड़ दो, मैं अभी भी उसका उपयोग कर सकता हूं। प्रकाश झा ने आदेश दिया, जबकि चांग ब्रदर्स इस बात से मन ही मन नाखुश थे कि प्रकाश झा ऐसे समय में भी कामुक था। वे प्रकाश झा की बातों का खंडन नहीं करेंगे। आखिरकार वो भविष्य के झा परिवार का मुखिया था। जैसे ही चांग ब्रदर्स आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए, उनका चेहरा
अचानक बदल गया। स्वूश, स्वूश, स्वूश। पलक झपकते ही सैकड़ों सफेद रंग के बंदर उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गए और उन्हें आरव के साथ बीच में घेर लिया। इन सफेद बंदर में सबसे कमजोर वानर प्रारंभिक चरण दूसरे स्तर पर था। हाहा, रोहित, मुझे पता चला कि मुझे तुम्हारा गैंग के साथ लड़ने का विचार बहुत पसंद आया। हम सब बनाम तुम लोग। यार, तुम वाकई एक जीनियस हो जो इस तरह के गैंग के साथ लड़ने के तरीके के साथ आए। आरव ने प्रकाश झा को देखा और जोर से हंसा। यदि वो संकट की अंतिम घड़ी में शांत नहीं रहता और अंतिम क्षण में आगे नहीं बढ़ता तो वो अब एक लाश बन चुका होता। इससे कोई ये देख सकता था कि ये सिमन चांद वास्तव में एक बहुत ही बुरा चरित्र था जिससे निपटना मुश्किल था। लेकिन दुख की बात है कि उसका प्रतिद्वंद्वी आरव था। वो एक युवा गुरु था जो निश्चित रूप से किसी भी शिकायत का बदला लेगा, न कि कोई बूढ़ा अच्छा बुरा आदमी जो बुराई के बदले अच्छाई करता है। आरव की बातों के प्रति सिमन चांद ने उनका खंडन नहीं किया क्योंकि वो जानता था कि आरव ने जो कहा वो सच था। सिमन चांद ने अपने जीवन में जो सबसे मूर्खतापूर्ण काम किया वो आरव को अपमानित करना था। सिमन चांद स्वाभाविक रूप से ग्रेट मार्शल अकादमी में आरव की हरकतों के बारे में स्पष्ट था और वो छोटी छोटी शिकायतों का बदला लेने के उसके व्यक्तित्व के बारे में जानता था। इसलिए उसने दया की भीख मांगने के विचार को खारिज कर दिया। लड़ो भाइयों, उन राक्षसी जानवरों को नजरअंदाज करो और सीधे आरव को मार डालो। सिमन चांद भी एक बहुत ही निर्णायक व्यक्ति थे क्योंकि उन्होंने सीधे आदेश दिया था। जब सिमन चांद को आदेश दिया गया तो उन्होंने आरव की ओर बढ़ने के लिए नेतृत्व किया। चांद 2 और चांद 3 और बिग ब्रदर में अविश्वसनीय तालमेल था। पीछे से तीनों ने त्रिकोण के रूप में आरव की ओर धावा बोला। यह सिमन चांद का अंतिम समय था। इतने सारे द्वितीय स्तर के राक्षसी जानवरों का सामना करते हुए उन्हें नहीं लगा कि वे आरव को मार सकते हैं। हालांकि जिस बात ने सिमन चांद को अवाक और सुखद आश्चर्यचकित कर दिया वो ये था कि इन द्वितीय स्तर के राक्षसी जानवरों ने वास्तव में इस पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं की। ये राक्षसी जानवर अप्रत्याशित रूप से उन तीनों को रोकने के लिए आगे नहीं आए। क्या ऐसा हो सकता है कि ये राक्षसी जानवर वही थे जिन्हें आरव ने उन्हें डराने के लिए बाहर निकाला था? आरव इन राक्षसी जानवरों को बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर सकता था। इस खोज ने सिमन चांद को बेतहाशा खुशी से भर दिया। हाहा, तुम्हारे द्वारा लगभग धोखा खा गया था। तो तुम इन राक्षसी जानवरों को बिल्कुल भी आदेश नहीं दे सकते। भाइयों, मेरे साथ उसे मार डालो। सिमन चंद ठहाका लगाकर हंसा। आरव ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसने सिमन चंद को सिर्फ एक मुस्कान के साथ देखा जो उपहास से भरी मुस्कान नहीं थी। मौत के दरवाजे पर पहले से ही और फिर भी तुम वहां दिखावा कर रहे हो। पवन वज्र तलवार। सिमन चंद की तलवार एक बार फिर आरव के सामने आ गई, लेकिन इस बार आरव ने बचाव के लिए अपनी सारी ऊर्जा खर्च नहीं की। वो वही स्थिर रहा। ठीक इसी समय एक सफेद आकृति बगल से चमकी और सिमन चांद की तलवार को बहुत हिंसक तरीके से पकड़ लिया, उसे घुमाकर स्क्रैप मेटल में बदल दिया। धमाका, धमाका, धमाका। एक आदान प्रदान। 3 हथेलियां क्रमशः सिमन चंद, चांद 2 और चांद 3 की छाती पर गिरी। ये आकृति बिजली की तरह तेज थी। उन तीनों ने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि ये क्या है इससे पहले कि वे उड़कर बाहर निकल जाएं। तीसरा स्तर का राक्षसी जानवर। सिमन चांद का चेहरा आखिरकार चमक उठा जब उसने डर के मारे लोहे के शिवालय की तरह बने उस सफेद बंदर को देखा। अब जाकर उसे पता चला कि आरव इस पूरे समय क्यों नहीं हिल रहा था, क्योंकि उसे हिलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जब तीसरा स्तर का राक्षसी जानवर बगल में पहरा दे रहा था तो उसे खुद क्यों हिलने की जरूरत थी? हालांकि तीसरा स्तर का राक्षसी जानवर आरव की बात क्यों मानेगा? वो तो सिर्फ एक सार क्यूई क्षेत्र का मार्शल आर्टिस्ट था। सिमन चांद को अचानक याद आया कि आरव अभी अभी अनंत शिखर से नीचे उतरा था और आखिरकार कुछ बातें समझ गया था। उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका रंगरूप काफी बदल गया। तुमने पूरे अंतहीन शिखर के लंबे हाथ वाले पथरीले बंदर कबीले को अपने नियंत्रण में कर लिया। सिमन चांद ने डर के मारे आरव को देखा। तुम्हें आखिरकार एहसास हो गया। मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत होशियार हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने धीमे हो। ये सही है, बलवंत भाई और उसके कबीले के लोग भविष्य में मेरा अनुसरण करेंगे। बेशक ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि सिमन चांद गूंगा था, बल्कि इसलिए क्योंकि आज उसे जो प्रभाव मिला
वो बहुत जबरदस्त था। एक सार क्यूई क्षेत्र मार्शल कलाकार ने पूरे अनंत शिखर के लंबे हाथ वाले पथरीले बंदर कबीले को वश में कर लिया। अगर ये बात फैलती तो दूसरे लोग निश्चित रूप से उसे पागल की तरह मानते। हालांकि इस तरह की असंभव बात वास्तव में हुई। ये कैसे संभव है? बंदर राजा एक तीसरे दर्जे यानी कि टियर 3 का राक्षसी जानवर है। वो आपकी आज्ञा का पालन क्यों करेगा? साथ ही मनुष्य और राक्षसी जानवर के बीच भाषा की बाधा होती है। आप उसे कैसे वश में कर सकते हैं? सिमन चांद ने अनिच्छा से पूछा। क्या आपको लगता है कि मुझे आपके प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता है? आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। सिमन चांद ने केवल अपने दिल में जलती हुई अनिश्चितता के कारण पूछा। सच में उसे उम्मीद नहीं थी कि आरव उसका उत्तर देगा। सिमन चांद ने आह भरी और दर्द से अपनी आंखें बंद कर ली। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, आह, झा परिवार का तुम्हारे खिलाफ जाना झा परिवार की सबसे बड़ी विफलता है। शायद झा परिवार इस वजह से श्यामनगर राज्य के दृश्य से पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अपना कदम बढ़ाओ। बलवंत ने अपनी लंबी भुजा लहराई और तुरंत एक दर्जन से अधिक द्वितीय स्तर के लंबे हाथ वाले पथरीले बंदर दौड़े चांग भाइयों को ले गए, जिनके पास पहले से ही जवाबी कार्रवाई करने का कोई साधन नहीं था। थोड़ी देर में दूर से खून जमा देने वाली चीखें आने लगी, जो सुनने वालों के सिर में झुनझुनी पैदा कर रही थी। लंबे हाथ वाले पथरीले बंदर मूल रूप से जंगली और अदम्य थे। उन्होंने हमेशा किसी भी मानव मार्शल कलाकार को मार डाला था। केवल आरव, जो सार्वभौमिक पशु भाषा जानता था, बलवंत से संवाद कर सकता था, जिसने अपनी आध्यात्मिक बुद्धि को सक्रिय किया था। अन्यथा आरव का अंतिम परिणाम चांग भाइयों से बहुत बेहतर नहीं होता। हर एक मनहूस चीख रोहित के कान में पहुंची और उसके दिमाग पर बार बार असर डाला। इससे उसका मानसिक बचाव पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। जब आरव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा तो रोहित झटके से उठा। वो बिना रुके पीछे हटता रहा जब तक कि वो एक लंबे हाथ वाले पथरीले बंदर से नहीं टकराया। डर के मारे कूद गया और जल्दी से चकमा दे दिया। आरव, मैं गलत था। मैं मौत का हकदार हूं। मैं मौत का हकदार हूं। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मुझे मत मारो। ये सब इसलिए है क्योंकि प्रकाश झा उस बूढ़े कमीने ने उसे मजबूर किया। हर एक मनहूस चीख रोहित के कान में पहुंची और उसके दिमाग पर बार बार असर डाला। इससे उसका मानसिक बचाव पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। रोहित अब और नहीं टिक सका और अपने घुटनों को जमीन पर पटक दिया और खुद को गला फाड़कर दया की भीख मांगने लगा। दोस्तों, अभी के लिए यही 5 एपिसोड्स। आगे की एपिसोड सुनने के लिए कीप फॉलोइंग हिंदी स्टोर रिज यूट्यूब चैनल।